दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो अपने अंतिम हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मैं देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। पृथ्वीराज चौहान वीर बहादुर पराक्रमी योद्धा थे। इनका सामना करने का साहस मुगलों में नहीं था। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। 17 बार किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 16 बार तो पराजित हो गया वो। पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाया और 17वीं बार भी वो जो उसको विजय हासिल हुई वो छल कपट के कारण विजय हासिल हुई। ईमानदारी से अपने पराक्रम के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर मोहम्मद गौरी नहीं जीता। वो उसने छल कपट करके और फिर मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। छल कपट इसलिए किया कि वो जानता था कि ईमानदारी से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा और वो जा रहा था लौट करके अपने देश गजनी। अब जब वो गजनी जाने लगा तो कन्नौज के सम्राट थे जयचंद। कन्नौज वर्तमान में अपने उत्तर प्रदेश में यूपी में आता है। कन्नौज जिला है, कानपुर के पास है। तो कन्नौज के जो शासक थे अपने जयचंद। और जयचंद में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद इन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्र थे, मौसेरे भाई भी थे। लेकिन जयचंद की एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो गया तो वो संयोगिता से विवाह करना चाहते थे। जब उनके मित्र को जयचंद को इस बात का पता लगा तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बहुत खफा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। दोनों में शत्रुता होगी। इस शत्रुता के कारण जयचंद ने क्या किया, जब मोहम्मद गौरी भारत से लौट के जा रहा था, पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत बड़ी भूल थी, थोड़ा सा उनमें भोलापन था। वो ये हुआ साहब उनमें भोलापन कि उन्होंने जब मोहम्मद गौरी को 16वीं बार भारत से खदेड़ा तो वो उसको बिल्कुल भारत की सीमा से बाहर खदेड़ करके नहीं आए। उन्होंने उसको बॉर्डर के पास ले जा करके और वहाँ तक उसको छोड़ दिया। उसके बाद में वो खुद गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि साहब अब तो मैं चला जाऊँगा लौट करके अपने देश गजनी। अब आपको मैं वादा करता हूँ कि कभी लौट करके भारत नहीं आऊँगा, ना कभी भारत पर आक्रमण करूँगा। आप मुझे छोड़ दो, मेरी सेना थकी हुई है, थोड़े समय मैं इधर विश्राम करूँगा और थोड़े समय बाद विश्राम करने के पश्चात मैं अपने देश गजनी वापस चला जाऊँगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। पृथ्वीराज चौहान उसकी बातों में आ गए और उन्होंने उसको भारत की सीमा से बिल्कुल बाहर खदेड़ा नहीं, ठेठ बाहर तक खदेड़ करके नहीं आए और उसको रास्ते में ही छोड़ दिया, आधी दूरी में खदेड़ के। और वो उसने वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया, उसकी सेना वहाँ आराम करने लगी। अब कुछ समय पश्चात जैसे ही जयचंद को ये बात पता पड़ी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ठेठ भारत की सीमा से बाहर नहीं खदेड़ा है और बॉर्डर से पहले ही छोड़ दिया और उसकी सेना पड़ाव डाल के विश्राम कर रही है, जयचंद ने मोहम्मद गौरी से संपर्क स्थापित करके कहा कि तुम्हें वापस नहीं जाना है, गजनी लौट के मत जाओ अपने देश, वापस तुम ये पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आक्रमण करो। तो उसने कहा मेरी सेना थक चुकी, मेरे पास हथियार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, राशन सामग्री भी नहीं है और सेना के लिए वस्त्र वगैरह भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से लुट चुका हूँ, इसलिए है ना मैं कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ। जयचंद ने कहा कि तुमको सारी सहायता मैं दूंगा, सेना के लिए राशन मैं मुहैया कराऊँगा, हथियार मैं दूंगा तुमको, सैनिकों की कमी है तो सैनिक भी मैं दूंगा, आर्थिक सहायता भी मैं दूंगा, जो भी चाहिए सब तरह की सहायता मैं करूंगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से मेरी शत्रुता है और उससे मैं भी बदला लेना चाहता हूं। तो अपन दोनों मिलकर के पृथ्वीराज चौहान से बदला लेंगे। मोहम्मद गौरी राजी हो गया, उसको तो यही चाहिए था। और मोहम्मद गौरी ने एक फ़ायदा और उठाया कि अपने भाई से एक प्रस्ताव लिखित में एक प्रस्ताव भिजवा दिया
पृथ्वीराज चौहान के पास इनको और धोखे में रखने के लिए कि साहब मैं अपने देश वापस लौट जाऊंगा, आपको वचन देता हूं, और आप मेरी बारे में कोई चिंता मत करो, मैं पलट करके बाहर आपके ऊपर नहीं करूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो जब लिखित में उसने आश्वासन दे दिया तो पृथ्वीराज चौहान और निश्चिंत हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो उसका लिखित आश्वासन भी आ गया, अब वो पलट के बाहर करेगा नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जयचंद की सहायता से 1192 ईस्वी में, है ना, 1191 ईस्वी में तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। अब 1192 ईस्वी में जब वो सेकंड जो तराइन के युद्ध में सेकंड युद्ध हुआ ना, तो इस समय में जयचंद की सहायता मिली थी पृथ्वीराज चौहान को। और जयचंद की सहायता मिलने के कारण कि अचानक रात को निहत्ती सोती हुई सेना के ऊपर अपनी सेना को लेकर के पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। और वो निहत्ती नींद में, गहरी नींद में निश्चिंत होकर के सोई हुई सेना थी और उसके ऊपर हथियार लेकर के मोहम्मद गौरी के सैनिक टूट पड़े। ऐसी स्थिति में वो काफ़ी सैनिक मारे गए, कुछ अपने आप को संभाल पाए, भगदड़ मच गई उनके पूरे कैंप में पृथ्वीराज चौहान के। और सेना अपने आप को फिर जब तक उन्होंने होश संभाला तब उनको बाद में पता पड़ पाया कि हमारे ऊपर मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण कर दिया है। इस समय तक काफ़ी देर हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जनधन की बहुत हानि हुई। और मौका देखते ही मोहम्मद गौरी गया और उसने जाकर के पृथ्वीराज चौहान को भी सोते हुए उनके शिविर से, उनके महल से उनको गिरफ्तार कर लिया। अब वो उनका बंदी बन गए, उनके गिरफ्त में आ गए। अब क्या किया जाए? अब मोहम्मद गौरी जब लौटा अपने देश गजनी, तो गजनी लौटते समय वो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बना करके ले गया साहब। और जब वो बंदी बना करके ले गया पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ अपने देश गजनी, तो उनका पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत इष्ट मित्र था, बहुत अजीज मित्र था। और उसका नाम क्या था? उसका बहुत अच्छा था, प्यारा सा नाम है, उसका नाम है चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि भी था, कविताएं भी करता था। और पृथ्वीराज चौहान इससे बहुत प्रभावित थे, इसकी कविताएं भी बहुत पसंद किया करते थे। तो चंद बरदाई ने ये कहा मोहम्मद गौरी को कि साहब अब आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मुझे भी आप साथ में ले चलो। अब जब मेरा मित्र ही जा रहा है तो इनके साथ ही तो मैं जिंदा हूँ, जब मेरे मित्र आपके साथ जा रहा है तो मैं भी इनके साथ जाऊँगा और आपके साथ जाऊँगा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके दरबार में रहूँगा और आपको कविता वगैरह सुना के आपका भी मनोरंजन किया करूँगा। तो मोहम्मद गौरी बोला ठीक है चलो। अब साहब ये लोग चले गए वहाँ गौरी। अब गजनी ले जा कर के मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकला दी साहब, उनको बहुत शारीरिक पीड़ाएं दी, बहुत शारीरिक पीड़ाएं दी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकला दी, लोहे के सरिये गर्म करके उनकी आंखें निकलाने के बाद में जो घाव हो गए थे उन घाव में लोहे के सरिये डलवा दिए, उससे उनको काफ़ी पीड़ा हुई। अब उसने एक दिन भी निश्चित कर लिया उनको मारने के लिए कि फला दिन फला तारीख को इनको जुमे की नमाज के बाद चौराहे के ऊपर फांसी दी जाएगी पृथ्वीराज चौहान को। और सारे नगर के लोग उस फांसी को देखने आए। अब वो पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था चंद बरदाई, तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, बोले इन मुगलों के हाथ तो हमको मरना नहीं है, इनके हाथ हम मरना नहीं चाहते और इनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, अपनी पराजय का बदला भी इनसे लेना चाहते हैं और मरने से पहले अपनी पराजय का बदला हम इनसे लेकर के और फिर मरेंगे। तो इसके लिए पृथ्वीराज चौहान ने चौहान के मित्र चंद बरदाई ने क्या किया, एक प्लान बनाया। और वो प्लान क्या था कि उन्होंने पहले गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान से मिलकर उनको समझा दिया था कि बोले शब्द भेदी बाण चलाने की कला तुम जानते हो और मैं मोहम्मद गौरी को बहकावे में लेता हूँ धोखे से। मैं इसको ये कहूँगा कि आप इनको फांसी देने से पहले इनके पास एक बहुत अच्छी कला है, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं और शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं तो इनकी कला का प्रदर्शन पहले राज दरबार में करना चाहिए और पूरे नगर की जनता को और सारे राज दरबारियों को जो उस कला को देखना चाहता है उस कला को देखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उसके पश्चात फिर इनको अगले दिन फांसी दे दो, भले ही चाहे उसी दिन फांसी दे देना, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप इनकी उस कला का प्रदर्शन अवश्य देखिए कि जिस दिशा से शब्द की आवाज़ आती है उसी दिशा में ये बाण चला देते हैं। जैसे राजा दशरथ ने बाण चला के और श्रवण कुमार को मारा था सरयू नदी के तट पर, तो वो क्या था, एक शब्द भेदी बाण ही तो था। श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता के लिए, उनको प्यास लगी हुई थी, उनके लिए जल भरने गया और वो जैसे ही शाम का टाइम था और जल भरने लगा, नदी के पानी
की आवाज़ आई और नदी के पानी की आवाज़ आती ही राजा दशरथ वहीं शिकार की फिराक में घूम रहे थे। तो राजा दशरथ भी शब्दभेदी बाण चलाने की कला जानते थे। राजा दशरथ ने क्या किया, उन्होंने उसी दिशा में बाण चला दिया जहाँ श्रवण पानी भर रहा था, और वो बाण जाके सीधा श्रवण की छाती को भेद गया। फिर श्रवण तेजी से चिल्लाया, हाय माता, हाय पिता जी। तब राजा दशरथ ने कहा, अरे ये तो किसी आदमी की आवाज़ है, लगता है मेरा बाण किसी आदमी को लग गया। वो भाग करके उसी दिशा में गए जहाँ से आवाज़ आई। देखा तो श्रवण कुमार के तो वो छाती से बाण आर पार हो गया था और वो वहाँ पीड़ा से करा रहा था, और पानी का जो कलश था वो भरा हुआ किनारे रखा हुआ था। राजा दशरथ ने सारा हाल समाचार पूछा, फिर वो उनके माता पिता को पानी पिलाने के लिए गए। तो ये कला पृथ्वीराज चौहान भी जानते थे। तो सब मोहम्मद गौरी को जब चंद्रबरदाई ने इस बात को बताया तो चंद्रबरदाई राजी हो गया इस कला को देखने के लिए। तो चंद्रबरदाई ने क्या किया कि अपने दरबार के अंदर एक बहुत ऊंचा मचान बनवाया साहब, और ख़ुद खूब ऊंचाई पर बैठ गया सुरक्षित होके, ताकि वो पृथ्वीराज चौहान मुझे ना मार पाए, ना चंद्रबरदाई धोखे से मार पाए। अब सब जो मचान बनाया था तो उस मचान की जो ऊंचाई थी तो वो सारी चंद्रबरदाई को पता थी। चंद्रबरदाई ने एक कविता के रूप में बोली, और चंद्रबरदाई की कविता पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छी तरह से समझते थे, बहुत बढ़िया तरीके से जानते थे। तो पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने जो कविता की पंक्तियाँ कह के सुनाई, वो पंक्तियाँ क्या थी, 4 बांस 24 इंच अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। बस ये कविता बोली, और इस कविता को सुनते ही एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई, और पृथ्वीराज चौहान ने धनुष में बाण लगा के और जो तान के बाण मारा कि वो बाण जाकर के सीधे मोहम्मद गौरी की छाती को भेद गया, और उसकी छाती के आर पार निकल गया, और वो मुंह के बल ऊंचे मचान से दरबार की जमीन पर गिरा थाड़ सुना से, और गिरते ही खत्म। और ये देखते ही तो बस दरबार में भगदड़ मच गई। तो चंद्रबरदाई ने क्या है, 2 बहुत पहने छुरे बनवा रखे थे, 2 चाकू, छुरे मतलब चाकू, 2 चाकू बनवा रखे थे और अपने कुर्ते की जेब में छुपा के रख रखे थे। और दोनों में ये तय हो गया था कि जब पकड़ा धरी होगी तो एक चाकू मैं भाग के आऊँगा तेरे पास, एक चाकू तुझे दे दूंगा, एक चाकू मुझे दे दूंगा, एक चाकू मैं ले लूँगा, मैं तेरी छाती में या तेरे पेट में चाकू मार दूंगा, तू मेरे पेट में चाकू मार देना, और अपन दोनों एक दूसरे को मार के मर जाएंगे। मुगलों के हाथ अपन नहीं मारे जाएंगे, और मोहम्मद गौरी से अपन अपनी पराजय का बदला भी ले लेंगे। जो उसने धोखे से हम आपको बंदी बना के लाया है, तो वो बदला भी अपन अपना पूरा कर लेंगे, और मोहम्मद गौरी को ज़िंदा भी नहीं रहने देंगे, और इनके हाथ अपन मारे भी नहीं जाएंगे, और अपन अपने हाथ ही अपनी कुर्बानी दे देंगे, या अपन अपने जीवन का बलिदान दे देंगे। और ये बात पता थी पृथ्वीराज चौहान को। तो जैसे ही वो सुल्तान गिरा भूमि के ऊपर धराशायी औंधे मुँह, वैसे ही भाग करके पकड़ा धरी सैनिक भागे एकदम पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने के लिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। उससे पहले ही चंद्रबरदाई उनके नज़दीक में ही खड़े थे, वो भाग करके गए, कुर्ते की जेब में से दोनों छुरे निकाले, एक छुरा उनको दिया, दूसरा खुद ने लिया, और एक दूसरे के पेट में छुरा मार, और एक दूसरे के पेट में छुरा मार करके एक दूसरे के गले लग गए, और दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो बेटा ये अपने क्या है, जो पृथ्वीराज चौहान थे तो अंतिम हिंदू सम्राट थे। इनकी पराजय के पश्चात तो फिर भारत में मुगलों का आगमन शुरू हो गया। पहले गुलाम वंश का शासन आया, और गुलाम वंश का शासन चला, उसके बाद में सल्तनत कालीन शासन आया, और फिर उसके बाद में मुगल काल आ गया। तो इस तरीके का ये इतिहास रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। मुगल जब आए थे तो मुगलों के आने से पहले भारत में अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, किसका शासन था, कौन राज्य कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान का शासन अजमेर से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ था, और उनकी जो धाक थी वो अच्छे अच्छे राजपूत राजा तो मानते ही थे, उनके अलावा जो दूसरी रियासत के राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग भी मानते थे, और उनकी सीमाओं को कोई खतरा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाने के लिए जयचंद ने क्या किया, संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन कर दिया, और सारे राजा महाराजाओं को उसमें निमंत्रण दे दिया, और उनका ध्यान नहीं रखा, पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया उनको नीचा दिखाने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाऊंगा, और मेरी बेटी का स्वयंवर मैं दूसरे शासकों, दूसरे राजा महाराजाओं के साथ कर दूंगा। और ये बात पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत मतलब बेइज्जती वाली बात थी उनके लिए, है ना। तो उनका तो अपमान हो रहा था, और सहयोगिता भी नहीं चाहती थी किसी दूसरे राजा महाराजा के साथ विवाह करना या उनको अपने वर के रूप में चुनना, क्योंकि सहयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान को, जो उनकी पुत्री थी
जयचंद की, तो वो भी पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी, तो वो भी पृथ्वीराज चौहान को अपने पति के रूप में चुनना चाहती थी संयोगिता। तो चंद बरदाई ये इसने जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के, जहाँ स्वयंवर का आयोजन हो रहा था वहाँ जहाँ द्वारपाल खड़े नहीं होते हैं, द्वार होता है, वहाँ द्वार पर मिट्टी की मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की रखवा दी, अपमानित करने के लिए कि देखो जितने राजा महाराजा आ रहे हैं ना, ये द्वारपालों की तरह उनका स्वागत कर रहा है, ये मूर्ति इसलिए यहाँ पर रखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान को पता पड़ गया कि भाई किस दिन स्वयंवर है और कहाँ आयोजन हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान का वहाँ आना जरूरी था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो डरपोक और कायर भीरू थे नहीं, और वीर साहसी योद्धा और शक्तिशाली शासक थे, राजपूत भी थे और बड़ा जोश भी उनमें था, पराक्रमी राजा भी थे, और अपने प्यार को वो छोड़ कैसे सकते थे, तो उनको स्वयंवर में आना ही था। संयोगिता बरमाला लेके आई। संयोगिता ने पहले सारे राजा महाराजाओं को ध्यान से देखा, बरमाला लेके घूमती रही पूरे पंडाल में, देखती रही। उन्होंने सोचा शायद रूप बदल के या बेस बदल के कोई दूसरा मुकुट या चेहरा या मुकोटा लगा करके आ गए हों, तो उसने सबको नज़रें मिला करके अच्छी तरह देखा, बड़ी परख की, कोई पहचान में नहीं आया। संयोगिता को जब ये विश्वास हो गया ना कि पृथ्वीराज चौहान इन राजाओं में नहीं है, संयोगिता पंडाल के बाहर निकली गेट पर। उसने सोचा शायद बाहर खड़े हों या बाहर उनका कुछ पहचान हो, तो बाहर कुछ नहीं था, केवल वो मिट्टी की मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की। संयोगिता ने क्या किया कि मिट्टी की मूर्ति के अंदर ही है ना वो माला पहना दी और वर के रूप में उनका स्वयंवर में वर के रूप में उनका चयन कर लिया। सारे राजा महाराजा ये सोच रहे थे कि हमें माला पहनाई जाएगी, हम में से किसी एक को चुना जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं चुना। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी कम नहीं थे। जैसे ही संयोगिता बाहर उस आई और उस मिट्टी की मूर्ति को माला पहनाई, तो वहीं पेड़ों में छुप करके पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर खड़े हुए थे। वो भी टपक सिना से वहाँ आए, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए संयोगिता को उठाया और उठा करके अपने घोड़े पर बैठाया और वहाँ से संयोगिता को लेकर के और अपहरण करके, मतलब संयोगिता को लेकर के अपहरण तो क्या था, संयोगिता की भी रजामंदी थी और दोनों प्रेमी वहाँ से भाग लिए और जयचंद देखता रह गया। सारे राजा महाराजा देखते रह गए। सब ने जयचंद को अपमानित किया कि अरे आपने हमारा मतलब अपमान कराना था, हमारी हंसी करानी थी, तो ये स्वयंवर का आयोजन क्यों किया, हमें क्यों बुलाया, हमें नीचा क्यों दिखाया। अब जयचंद के पास तो शर्मिंदा होने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था। उसने सारे राजा महाराजाओं से माफ़ी मांगी। और एक मज़े की बात, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेकर के गया गजनी, तो जयचंद ने कहा कि अरे महाराज, अब मेरे को तो आपने प्रॉमिस किया था ना कि यदि मैं जीत जाऊंगा तो आपको इनाम के रूप में पृथ्वीराज चौहान का सारा जीता हुआ राज्य वापस लौटा दूंगा, है ना, तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। तो उन्होंने हाँ, तुम्हें तो अच्छा इनाम मिलना चाहिए। बोले मैं भी आपके साथ चलूँगा आपके देश गजनी। उन्होंने कहा चलो। अब क्या है कि कई मान्यताएं, कुछ पुस्तकों में ये दिया हुआ है कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई के साथ साथ वो भी मोहम्मद गौरी के साथ गजनी गया था उनके देश। कुछ किताबों में इस तरह का वर्णन है कि वहाँ नहीं गया था गजनी, उसको यहीं पर मार दिया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी से जब उसने इनाम की बात की कि आपने कहा था कि मैं जीता हुआ राज्य वापस, जितना पृथ्वीराज चौहान का राज्य लूटूंगा वो सारा इनाम के रूप में तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरा, क्योंकि तुम मेरा साथ दे रहे हो और मित्रता निभा रहे हो मेरे साथ, तो उसके मित्रता के उपहार स्वरूप मैं तुमको उनका जीता हुआ सारा राज्य उपहार में दूंगा। उनको उपहार मिलना था। जब वो सब जीत जात लिया और वो जाने लगा मोहम्मद गौरी, तो उन्होंने कहा कि साहब आपने प्रॉमिस किया था, तो अब मेरे को इनाम दो, ये जीता हुआ सारा साम्राज्य मुझे दो। तो मोहम्मद गौरी बोला कि हाँ यार, तुम्हें तो अच्छा इनाम देना चाहिए। तलवार निकाली और तलवार निकाल करके खाट ना से गर्दन उड़ा दी जयचंद की, ये कहते हुए कि जब तू अपने मित्र का सगा नहीं हुआ, ये तेरा मौसेरा भाई भी है पृथ्वीराज चौहान, तू अपने मौसेरे भाई का सगा नहीं हुआ, अपने मित्र का सगा नहीं हुआ, अपने देश के एक योग्य वीर बहादुर पराक्रमी योद्धा शासक का सगा नहीं हुआ, तो तू मेरा सगा कब होगा। मेरे साथ भी कभी धोखा कर सकता है, मेरे खिलाफ भी किसी शत्रु से मिल करके और तू साजिश कर सकता है, मुझे भी पराजित करा सकता है, मेरी भी जान ले सकता है, मुझे भी पराजित करा सकता है, मेरी सेना पर आक्रमण करा सकता है, तो तू तो विश्वास करने के योग्य ही नहीं है। तो इस लिए उसने जयचंद के प्राणों की आहुति दे दी। तो जयचंद को भी क्या हुआ कि सब अपने प्राण गंवाने पड़ गए। तो जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है, करनी का फल सबको भोगना पड़ता है। और जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो स्वयं भी गिरता है, स्वयं ही गिरता है वो, तो ठीक है ना। तो जयचंद को भी अपने प्राण गंवाने पड़ गए। तो जयचंद जैसा गद्दार भी नहीं होना चाहिए। जयचंद ने अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ, अपने देश के साथ,
अपने राज्य के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की थी कि विदेशों से, सीमा पार से आए हुए मुस्लिम शासक का साथ देकर के और अपने देश में मुगल है ना गुलाम वंश के शासन की नींव का झंडा गड़वा दिया और हिंदू वंश के शासक को समाप्त करवा दिया, हिंदू वंश का शासक पूरा उजड़ा दिया। तो हिंदू वंश के शासन का अंत कराने में जयचंद का रोल, विलेन का रोल था पूरा। जयचंद के कारण है ना वो हिंदू साम्राज्य का पतन हो पाया, संभव हुआ, और अदरवाइज हिंदू साम्राज्य का पतन नहीं होता और ये जो मुग़ल थे भारत में इनको प्रवेश भी नहीं मिलता। यदि मोहम्मद गौरी लौट जाता तो उसके बाद में कोई दूसरा शासक आने का साहस नहीं करता, लेकिन मोहम्मद गौरी जब इधर से गया तो जाते समय काफ़ी सोना चांदी धन दौलत लूट करके ले गया और वहाँ जाकर के उसने गौर में सबको बताया भारत तो बहुत धनी राष्ट्र है, देखो मैं वहाँ से आक्रमण करके आया हूँ, अपना साम्राज्य भी स्थापित करके आ गया और वहाँ से इतना धन दौलत भी लूट करके लाया हूँ और वहाँ के शासक को भी बंदी बना के ले आया और तुम्हारे सामने ही इसको मारूंगा यहाँ पर। तो जो दूसरे वीर बहादुर योद्धा थे मुगल शासक, तो उनके दिमाग में भी ये बात घर कर गई कि हम भी भारत पर आक्रमण करेंगे, फिर तो हम भी भारत को पराजित कर सकते हैं, वहाँ के राजा महाराजाओं को, हम भी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। फिर तो एक के बाद एक आक्रमणों की झड़ी लग गई भारत के ऊपर और आक्रमण होने लगे और ये मुगल शासन की भारत में स्थापना हो गई, है ना। और जाते समय मोहम्मद गौरी ने क्या किया था कि अपने इनका जो वो था एक बहुत विश्वसनीय इनका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जाते समय मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के शासन का जो कार्यभार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को संभला के गए थे अपने प्रतिनिधि के रूप में कि तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के साम्राज्य पर शासन करो, मैं वहाँ से दिशा निर्देश तुमको भेजता रहूँगा, उस अनुसार शासन का संचालन करते रहना। तो फिर मोहम्मद गौरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का शासन संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक उनका विश्वसनीय पात्र था, ठीक है ना। तो फिर भारत में उनके प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। दिल्ली में कुतुब मीनार का उसने निर्माण करवाया, वो काम अधूरे ही छोड़ करके बीच में उनके फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने भी अपने वारिस के रूप में इल्तुतमिश उनका वफादार सिपाही था और सेना में बहुत ऊंचे ओहदे पर था, एक तरह से सेनापति ही था। तो उन्होंने इल्तुतमिश को वो वाला चार्ज दे दिया कि मेरे बाद में मेरा उत्तराधिकारी इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश संभालेगा इस हमारे मुग़ल साम्राज्य को। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि उस अधूरी कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया और शासन को उसने संभाला। तो इस तरीके भारत से जो अंतिम हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान, इनका पतन हुआ और जयचंद का भी पतन हो गया इनके साथ साथ, और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होगी।